एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं शुरुआत। अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अभी की बड़ी खबर, सीएम गहलोत चल सकते हैं एक और मास्टर स्ट्रोक, विधायकों की परेड करा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक के बाद ये परेड कराई जाएगी, यानी गवर्नर हाउस जाएंगे, राजभवन में विधायकों की परेड करा सकते हैं। यानी राज्यपाल कलराज मिश्र के ठीक सामने इन विधायकों की परेड की जाएगी, क्योंकि अविनाश पांडे का ये कहना है कि 109 हमारे साथ हैं, सचिन पायलट कहते हैं कि 30 तो हमारे साथ में हैं। अब अविनाश पांडे का ये दावा है कि 109 हमारे पूरे मुकम्मल हैं, हमारे इंटैक्ट हैं, तो फिर इसके पीछे की असल में कहानी क्या है। लेकिन सचिन पायलट खेमे में क्या चल रहा है, अशोक गहलोत क्या सोच रहे हैं, इन सभी की एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। और राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज भी गहमा गहमी जारी है। पार्टी में टूट के डर से सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह भी अभी की बड़ी खबर है। इससे पहले देर रात पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को उपस्थित रहने का फरमान जारी किया है और गैर हाजिर विधायकों पर एक्शन की भी बात कही है। इससे अलग सचिन पायलट ने कहा कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। गहलोत सरकार अल्पमत में है, ऐसा सचिन पायलट का मानना है और उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। इस तरह का दावा सचिन पायलट की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट ने किस किस से मुलाकात की, सचिन खेमे के विधायकों का क्या कहना है, सचिन खेमे के विधायक क्या वाकई में इतने ईमानदार और वफादार हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत को कमलनाथ समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पता होता है कि मजबूती कहां पर लेकर के आनी है। और कहते हैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस का कोट अनकोट अशोक चक्र चलता है तो अच्छे ढेर हो जाते हैं। 5 तस्वीरें हम एक साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद, यानी 9:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में कितने विधायक आएंगे, व्हिप जारी किया गया है। एनसीआर के होटल में बागी विधायक ठहरे हुए हैं, लेकिन इनका स्टैंड क्या है। आईटीसी मॉल गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से लगातार नजर रखी जा रही है, यानी आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी नजर रख रहे हैं। गहलोत एक बार फिर से बनेंगे किंग, इस तरह का दावा और इस तरह की मजबूती और कॉन्फिडेंस कांग्रेस और अशोक गहलोत में नजर आ रहा है। सचिन पायलट कहते हैं कि 30 का समर्थन है। सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी 40 मिनट तक की मुलाकात की है। लेकिन मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने जब सचिन पायलट के साथ में बातचीत की तो उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे। तो फिर सचिन पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है, इन 30 विधायकों के साथ सचिन पायलट क्या करने वाले हैं। गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, ऐसा अविनाश पांडे का कहना है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक से जो बैठक हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देर रात में की है। गैर हाजिर होने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही है। अविनाश पांडे ने 109 विधायकों का दावा किस तरीके से किया है, देखिए। ले जाएं 10:30-11 बजे ये उन लोगों को स्वीकार नहीं की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना, उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। अविनाश पांडे कहते हैं कि 109 विधायक हमारे साथ हैं। अविनाश पांडे ये कहते हैं कि अगर विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे जो भी विधायक, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों को भेजा गया है, जिनमें से 2 को ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है। केंद्रीय आला कमान की तरफ से अजय माकन को भेजा गया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा गया है। इसके अलावा अविनाश पांडे चूंकि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी हैं, तो वो भी लगातार मुख्यमंत्री के साथ में बैठक कर रहे हैं। लेकिन ओम माथुर जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका दावा क्या है। बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करने से बीजेपी और कांग्रेस बाज नहीं आ रहे। अविनाश पांडे को भी सुने और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को भी सुने। खबर ऐसी भी है ओम माथुर के साथ सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई है, सुने आप। राजनीतिक अस्थिरता कायम करने के लिए जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, उसका हम सब निषेध करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार मजबूती के साथ और कांग्रेस के सर्वपूर्ण विधायक दल एकजुट होकर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी के निर्णय को वो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के सभी हमारे बहादुर विधायकों की मदद से हम
उनके इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था। ऐसा कई बार हुआ है और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं और उसकी वजह से राजस्थान सफर कर रहा है। जब वो अपने विधायक दल को कभी घोड़े कहेंगे, कभी बकरा मंडी कहेंगे, तो अपने विधायकों को जब बकरा मंडी कहेंगे तो कहीं ना कहीं देख रहा होंगे ना, उनको दिख रहा होगा, तो संभाले वो अपने घर को। इसलिए अशोक गहलोत जी को अपना घर संभालना चाहिए। और मैं अशोक गहलोत जी नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस की जो आज ये हालत हो रही है उसके कारण वो स्वयं जिम्मेवार है और कोई नहीं है। राजस्थान में जो कुछ भी चल रहा है इसके लिए इंडिया न्यूज ने की है बड़ी तैयारी। अमिताभ बच्चन की खबर पर भी जाएंगे और इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले का प्लान किया जा रहा है इसके बारे में भी लगातार ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए राजस्थान की जो रणभेरी बजी हुई है और राजस्थान का जो रण सजा हुआ है उसमें अशोक चक्र किस तरीके से चलेगा, इसके लिए कौन कौन लोग मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। डॉक्टर राजीव पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। अजीत मेंदोला भी राजनीतिक संपादक इंडिया न्यूज रीजनल के, वो भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल मेरे साथ में है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं रजत राकेश टंडन, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रिया जी आपके पास आते हुए, देर रात सचिन पायलट से आपकी जो भी बातचीत हुई है उसमें आपको फीलर किस तरह का मिल रहा है? अगर सचिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या करने वाले हैं? मेरे ख्याल में जी अगर सचिन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि ये सब अफवाहें हैं, मेरा बीजेपी से जाने बिल्कुल ना मन था, ना मैं बीजेपी जा रहा हूं। लेकिन ये भी बात सही है कि वो जयपुर भी नहीं जा रहे हैं, अशोक गहलोत की मीटिंग पे भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने सारे खेमों से बातचीत की है। राहुल गांधी से भी उनकी कल फोन कॉल हुई थी, फोन पर चर्चा हुई थी, सिंधिया से मिले थे, आप कह रहे हैं ओम माथुर से भी मिले थे, हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं। तो जो हमको फीडबैक आया है कि सचिन पायलट शायद अपनी ओन एक पार्टी फ्लोट करेंगे। उनको ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके पास कितने एमएलएज हैं। सचिन पायलट कहता है 25, कांग्रेस कहती है 8, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन उनका मेरे ख्याल में मन इस तरफ से जा रहा है, कांग्रेस से काफी खफा है, दुखी हैं। कांग्रेस मेरे ख्याल में नहीं रहेंगे, लेकिन जाएंगे तो अपनी पार्टी जगन रेड्डी की तरह अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे। शायद उनको बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट, मेरे अगर आंकड़े उनके उस पर पढ़ते हैं तो शायद वो दावा भी कर सकते हैं गहलोत गवर्नमेंट को गिराने का और बीजेपी का आउटसाइड सपोर्ट लेने का। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है कि सचिन अपनी ही पार्टी फ्लोट करेंगे, ये नहीं कि वो बीजेपी जाएंगे, वो तो बिल्कुल मना कर दिया है। और कांग्रेस में भी कांग्रेस वाले हालांकि कह रहे हैं कि राहुल की बातचीत से वो काफी खुश थे और उन्होंने कहा था मैं पीसीसी अध्यक्ष, मुझे रहने दो, तो राहुल ने वो भी मान लिया है। जो सचिन की 2-3 कंडीशंस थी राहुल ने मान ली है, लेकिन अशोक गहलोत को हटाने का कोई बात नहीं हुई है। तो इस तौर से देखा जाए तो सचिन की सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी पार्टी फ्लोट करें। मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने एक बहुत बड़ी खबर दी है, बहुत बड़ी जानकारी देते हुए कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। अभी शुरुआती दौर में जिस तरह की खबर आ रही है, और मेरे ख्याल से सूत्रों के हवाले से इस खबर को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि प्रिया सहगल ने अभी देश की सबसे बड़ी जानकारी दी है। और जानकारी यह है सचिन पायलट अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी का उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। ठीक उसी तरह की प्लानिंग जैसी एक जमाने में जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर के की थी, यानी वाईएसआर की मौत के बाद जब जगन मोहन रेड्डी आगे बढ़े थे और इतने आगे बढ़ते गए कि राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए, तो ऐसे में सचिन पायलट अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस खबर को ब्रेक किया जाए क्योंकि अभी इंडिया न्यूज की ये पहली बड़ी खबर है आज सुबह की, जो एक्सक्लूसिव सिर्फ आपका चैनल दिखा रहा है। रजत राकेश टंडन के पास जा सकते हैं क्या हम? चलिए रजत राकेश टंडन का रुख कर लेते हैं। रजत, अभी दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के खेमे में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं आप। यार 20 मिनट से तो पकड़ के खड़ा ही हूं राकेश यार। रजत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या मैं जयपुर के साथ भी कनेक्ट हूं? पीसीआर टीम, क्या मैं जयपुर के साथ भी कनेक्ट हूं? चलिए जयपुर के साथ में हम कनेक्ट बाद में हो जाएंगे, लेकिन एक काम कर लेते हैं।
कि अभी आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। हम मेरे ख्याल से टच पैनल स्टूडियो हम जा सकते हैं क्या? हम टच पैनल स्टूडियो चलते हैं ताकि टच पैनल स्टूडियो आपको ये बता सके कि अभी विधानसभा की स्थिति क्या है, समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं। हमने 3 से 4 समीकरण रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में अभी विधानसभा की स्थिति के हिसाब से क्या हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से ये स्पेकुलेशन है, जर्नलिस्टिक स्पेकुलेशन, और इसके बारे में भी अपनी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल के साथ में मैं बात करूंगा। टच पैनल स्टूडियो हम चलते हैं। यहां पर सबसे पहले राजस्थान विधानसभा का अभी एग्जैक्ट जो गणित है उसे सबसे पहले आप देखें। कुल सीट है 200 और बहुमत के लिए इस तरह से आंकड़ा बनता है 101 का। फिर से समझिएगा, कुल सीट है 200, बहुमत के लिए आंकड़ा है 101 का। अब इसमें कांग्रेस के विधायक हैं 107, निर्दलीय भी अगर 12 मिलाते हैं और अन्य हैं 6। 101 बहुमत के लिए आंकड़ा, कांग्रेस के पास अकेले का आंकड़ा है अभी 107, निर्दलीय है 12 और अन्य है 6। इन अन्य में भी एक बीटीपी है और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, जो हनुमान सिंह बेनीवाल वाली पार्टी है, और इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान वाली पार्टी का प्रभाव वाली पार्टी जो बीटीपी है वहां भी है। अब कांग्रेस और निर्दलियों को अगर पूरी तरह से आप मिला देते हैं, यानी कांग्रेस के 107, निर्दलीय 12 और अन्य 6, तो फिर कांग्रेस के कुल हो जाते हैं 125, यानी 107 प्लस 12 और 6, 107 और 18 तो हो जाते हैं 125। कांग्रेस के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं। बीजेपी के हैं 72 और आरएलपी माफ कीजिएगा, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी जो नागौर के हैं, और उनकी पार्टी के हैं 3, यानी बीजेपी के हैं 75 और कांग्रेस के हैं 125। इस तरीके से बीजेपी पूरी तरह से सेफ जोन में रही है। लेकिन अभी का समीकरण क्या है? क्या हम यहां पर स्पेकुलेटिव समीकरण एक बार डाल सकते हैं? समीकरण नंबर 1, यह बहुत टेक्निकल है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा एक एक करके, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। हमने एक संभावना बनाई है। संभावना ये, जैसा कि सचिन पायलट बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके समर्थन में है 30 विधायक। अब फर्ज कीजिए कि ये 30 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा दे दें, तो ऐसे में क्या होगा? 200 सदन की संख्या है, इनमें से 30 हो जाएंगे कम और 170 की विधानसभा बचेगी। समझ गए ना आप? 270 की विधानसभा है, सचिन पायलट के साथ 30 हैं। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में 170 की विधानसभा बचेगी। बहुमत फिर ऐसे में 101 का नहीं रह जाएगा, बहुमत हो जाएगा 86 का, यानी जादुई आंकड़ा। जिसके पास 86 सीट रहेगी वही सरकार बना ले जाएगा। अब कांग्रेस का ऐसे में क्या होने वाला है? कांग्रेस के हैं 107 विधायक, 107 में से 30 घटा देते हैं तो हो जाएंगे 77, बहुमत से 9 कम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत राजनीति के ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं कि उन्हें कमलनाथ नहीं समझना चाहिए, और न ही राजस्थान का ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट को अशोक गहलोत बनने देंगे। अब इसमें क्या है? बीजेपी और रालोपा आरएलपी, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी, जिसका नागौर में बहुत ज्यादा विस्तार है, वहीं पर उसका पावर सेंटर है। तो ऐसे में इनके पास है 75, यानी बीजेपी तब भी बहुमत से रहेगी 11 कम, और बाकी हैं फिर 18, यानी निर्दलीय और अन्य। इन 18 में बीटीपी कहां पर जाएगी? इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल किस तरफ जाएगा? जो अन्य हैं वो किस तरफ जाएंगे? तो ऐसे में ये जो 18 हो जाएंगे ना, ये निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। अगर ये समीकरण नंबर 2 लगा दिया गया, हालांकि मैं चाहूंगा एक बार समीकरण नंबर 1 ही रखें, मैं अभी समीकरण नंबर 1 ही समझा रहा था। ये ऐसे में फिर 18 निर्दलीय और बाकी की भूमिका हो जाएगी निर्णायक, यानी पहले समीकरण में इस तरह की चीजें बन रही हैं। फिर से समझिएगा, 200 में से 30 चले गए, 170, बहुमत का आंकड़ा 86, कांग्रेस के पास 77 बचेंगे, बहुमत से कांग्रेस फिर हो जाएगी 9 कम, बीजेपी और आरएलपी 75, बहुमत से 11 कम, निर्दलीय जिसके साथ भी जाएंगे वही सरकार बना ले जाएगा। यानी अगर 30 छोड़ करके चले जाते हैं तो भी, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहां पर स्क्रीन पर डालिए समीकरण नंबर 2। जब तक मैं कहता नहीं तब तक समीकरण नंबर 2 चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में संभावना क्या है? अगर निर्दलीय और बाकी जो है बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो फिर क्या होगा? और अभी भी विधानसभा से 30 अगर छोड़ करके चले जाते हैं तब समझिएगा, 200 की विधानसभा यहीं रखिए, 200 की विधानसभा, 30 सचिन पायलट समर्थक छोड़ करके चले गए 170, बहुमत का आंकड़ा 86, कांग्रेस के 107 में से 30 चले गए 77, बहुमत से 9 कम, और अगर सारे के सारे यानी निर्दलीय और अन्य अगर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले जाते हैं तो फिर बहुमत से हो जाएंगे 7 ज्यादा, यानी 93, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर वजनदार हो जाएगी। लेकिन बार बार हम एक बात कहेंगे, अशोक गहलोत ऐसा नहीं होने देंगे, यह बात कांग्रेस को भी पता है। अशोक गहलोत
बीटीपी के साथ भी संपर्क में हैं, आरएलडी के साथ भी संपर्क में हैं, जो निर्दलीय हैं उनके साथ भी संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में भी 18 निर्दलीय और बाकी की भूमिका हो जाएगी निर्णायक। यह है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3 क्या है, यह भी समझिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण नंबर 3 लगाया जाए, सदन की स्थिति ना बदले और निर्दलीय बीजेपी के साथ चले जाएं। चलिए, ऐसा भी अगर होता है तो क्या होगा, यानी चूंकि जानते हैं रोहित बोरा जैसे विधायक हैं, चेतन डूडी जैसे विधायक हैं, जिनका यह कहना है कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। सचिन पायलट के हम साथ तो रहे, लेकिन सचिन पायलट अगर पाला बदलेंगे तो हम कांग्रेसी ही रहेंगे। अगर सदस्यों की संख्या बदलती नहीं है, यानी 200 ही रह जाते हैं, तो क्या होगा। बहुमत का आंकड़ा 101, जैसा शुरुआत में मैंने बताया था। कांग्रेस के पास है 107, बहुमत से 6 सीट ज्यादा। बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य अगर जुड़ जाते हैं साथ में तो भी हो जाएंगे 93 और बहुमत से रह जाएंगे बहुत दूर। तो ऐसे में यह समझा जा रहा है इन तीनों ही समीकरणों को देख करके कि ऐसे में अशोक गहलोत एक पॉलिटिकल मैनेजर बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत की पॉलिटिकल टैक्टिक बहुत ही ज्यादा मजबूत माना जाता है और कहा जाता है। एक बार अपने मेन स्टूडियो चलते हैं और अपनी तैयारी हम एक बार बताते हैं कि राजस्थान को लेकर के हमने और क्या तैयारियां की हुई हैं। हमारे साथ और भी कुछ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, मेरे सीनियर कोलीग्स भी जुड़ने वाले हैं। अजीत मेंदोला भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, जयपुर से लेकर के, और हाँ यह भी बताना बेहद जरूरी है, बांसवाड़ा तक भी राजनीति चल रही है। पैनल मेरे साथ में जुड़ गया है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का समीकरण, सचिन पायलट खेमा, अशोक गहलोत ग्रुप, क्या चल रहा है, एक ब्रेक के बाद। रात को 2:30 बजे जो बैठक हुई उसमें अविनाश पांडे के बयान से एक स्थिति साफ हो गई कि कांग्रेस किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, यानी किसी तरह की बातचीत विनम्रता पूर्वक सचिन पायलट से नहीं करेगी। साफ कह दिया है कि जो व्हिप का उल्लंघन करेगा उसकी सदस्यता खतरे में आ जाएगी। ये चेतावनी माने या फिर कुछ और, हाईकमान ने स्टैंड ले लिया है। साथ ही दावा किया है कि 109 विधायकों का लिखित में समर्थन है गहलोत सरकार के पास और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ये दावा किया गया। सचिन पायलट को जहां तक हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक पहुंचे हैं उन्हें भी सुनाना बेहद जरूरी है। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के विधायकों का क्या कहना है, सुने एक बार आप। देखिए, राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी हमारा आंकड़ा 125 का आंकड़ा था और उसमें से कोई एक तो कम हो जाए तो अलग बात है, बाकी पूरा आंकड़ा वापस होगा। ये अशोक गहलोत जी की सरकार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संकट या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती के साथ के अंदर एक मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की सरकार मजबूत। भाजपा के मंसूबे यहाँ पर कामयाब न तो पहले हुए हैं, न अभी होंगे, न आगे होंगे। जब तक अशोक गहलोत जी का नेतृत्व है तब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वो अपने विधायकों को संभाल के रखें, कहीं कांग्रेस के चक्कर के अंदर उनके खुद के विधायक। ओके, ठीक है। इससे पहले कि मैं अजीत मेंदोला जी के पास जाऊं, एक बहुत ही क्विक अपडेट के लिए मुझे लगता है कि अपनी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल के पास मुझे जाना चाहिए। प्रिया जी, क्या सचिन पायलट की राहुल गांधी या सोनिया गांधी से कोई बातचीत हुई है पिछले 12-14 घंटे में? सूत्रों के जो कांग्रेस के जो है राहुल गांधी के कैंप के लोग, उन्होंने मुझे बताया है कि राहुल गांधी की बात हुई थी सचिन पायलट से। कल उनकी फोन पे बातचीत हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन फोन पे जरूर बातचीत हुई थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने सचिन को मना लिया है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं, सचिन ना तो जयपुर गए हैं और ना उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि वो अभी तक कांग्रेस में है। तो लगता है कि वो बातचीत कांग्रेस की तरफ से वो काफी खुश थे। उन्होंने कहा था, हमने उनको पीसीसी अध्यक्ष का भी बोला है कि जो 1 मैन 1 पोस्ट नहीं जारी होगा, आप वो भी रह सकते हैं। तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि सिचुएशन राहुल से थोड़ी कंट्रोल में है। ये एक और बड़ी खबर दी है प्रिया सहगल की तरफ से, एक और बड़ी खबर, इसे ब्रेक किया जाए। सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ फोन पर बातचीत हुई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस के सोर्सेज ने, प्रिया सहगल ने यह खबर ब्रेक की है। बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई है और राहुल गांधी के जानकारों का यह कहना है कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें हो गई हैं बहुत तेज। इस खबर को ब्रेक कीजिए, अजीत मेंदोला जी के पास आएंगे सिर्फ 2 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह के बजने वाले हैं ठीक 10। नमस्ते, मैं राशिद। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की हो सकती है घेराबंदी। अभी की ये बड़ी खबर है, होटल फेयरमाउंट में रखे जा सकते हैं विधायक। विधायक दल की बैठक के बाद ये घेराबंदी होगी। सीएम आवास से बसों में होटल ले जा सकते हैं एमएलए। अभी की बड़ी खबर ये कि होटल पॉलिटिक्स, या यूं कहें कि कांग्रेस विधायकों की घेराबंदी होगी।
होटल फेयरमाउंट में रखे जा सकते हैं विधायक दल की बैठक के बाद ये घेराबंदी होगी। सीएम आवास से बसों में होटल ले जाए जा सकते हैं एमएलएज। सबसे पहले विधायक दल की बैठक में उनकी गिनती की जाएगी, उसके बाद होटल ले जाए जाएंगे और मुमकिन यह है कि उसके बाद राजभवन में गवर्नर कलराज मिश्र के सामने फिर परेड भी कराई जाए। होटल फेयरमाउंट में ये विधायक रखे जा सकते हैं। अभी की बड़ी खबर है कि हम दिनेश डांगी के पास में चल सकते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिनेश डांगी के साथ जयपुर सीधे हम चलते हैं। दिनेश डांगी, अभी जयपुर में क्या चल रहा है? विधायक दल की बैठक के ठीक आधे घंटे पहले का ताजा अपडेट क्या है? जी फिलहाल 1 दर्जन मंत्री और विधायक है वो बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। करीब आधे घंटे ये बैठक चलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। बैठक बहुत अहम इसलिए होगी कि इसमें कितने विधायक आते हैं, यानी जो विधायक नहीं आते हैं तो फिर एक नई खबर अपने आप में वो ब्रेकिंग हो जाएगी कि हाँ ये विधायक शायद पाला बदल चुके हैं। और जहां तक व्हीप की बात की जाए तो जो विधानसभा के सूत्र बता रहे हैं, क्या व्हीप सदन जब चलता है, विधानसभा की कार्रवाई चलता है, तभी वो उसकी कानूनी वैधता होती है या जब पार्टी लाइन के एक अनुशासन पर? क्योंकि अभी बता रहे स्पीकर सीपी जोशी से हमारी जब अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ये पार्टी के फोरम पर जब अनुशासन का मसला है, दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कानूनी वैधता बरकरार है। अगर इस बैठक में कोई नहीं आता है, उसकी जो एमएलए सीट है वो कहीं न कहीं खतरे में आ जाएगी। तो चेतावनी दोनों गुटों की तरफ से दी गई है कि आपकी विधानसभा सदस्यता खतरे में आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये कहना है। उसके बाद बताया जा रहा है विधायक पहुंचे हैं, बहुत संक्षिप्त में अभी तक कितने कांग्रेस के विधायक पहुंचे? जी देखिए, जी बिल्कुल, जी देखिए अभी महज 107 में से 15 विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। आधा दर्जन बसें लग्जरी वो बुकिंग करा ली गई है और जयपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर उसी रिसोर्ट और होटल के अंदर इनको ठहराया जा सकता है जहां पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान बाड़ेबंदी की थी। बीच में खबरें निकल कर आ रही है कि राजभवन जो बगल में ही है, चंद कदमों की दूरी पर, वहां भी परेड कराई जा सकती है। 1990 में एक बार ऐसा वाकया हो चुका है कि राजभवन में परेड कराई जा चुकी है। क्या एक बार फिर राजस्थान में जो सियासी भूचाल आया उस सियासी रण में क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? फुल कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो सियासी शतरंज के बादशाह है और सियासी जादूगर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको कमलनाथ मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वो सोचते हैं उससे बहुत आगे वो निकल जाते हैं। उनको फरवरी और मार्च महीने से बिल्कुल तथ्यों, सबूत, ऑडियो वीडियो के साथ ये पता था कि कौन कौन जो लोग हैं उनके संपर्क में। बाकायदा जो 3 विधायक है कह सकते हैं दिल्ली के पाले से टूटकर आ गए, चेतन डूडी, दानिश सबरा, रोहित बोरा। ठीक है दिनेश डांगी, आप बने रहे हमारे साथ। अजीत मंदोला जी के पास जा सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, अभी कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से रजत राकेश टंडन को भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि दिल्ली की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रिया जी आपके पास आते हुए, सचिन पायलट के साथ अगर 30 कांग्रेसी विधायक चले जाते हैं, ऐसे में क्या होगा? अशोक गहलोत सरकार बचा पाएंगे या नहीं? और तीसरी सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत को कमलनाथ समझने की भूल क्या सचिन पायलट जैसों पर भारी पड़ेगी? नहीं, आपने बिल्कुल 3 काफ़ी रेलेवेंट सवाल पूछे हैं। पहला तो ये है कि अगर सचिन 30 विधायक लेके अगर अपना अलग हो जाए और अपनी पार्टी फ्लोट करे तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी का समर्थन मिलेगा। इनफैक्ट हमको ये भी बताया जा रहा था कि अगर सचिन बीजेपी में आए तो उनको शायद बीजेपी को उनको सीएम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बीजेपी में काफ़ी दावेदार हैं, खेमे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, शेखावत जी हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट उनका एक बचा सकते हैं कि भाई हम उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। आंकड़े किस तरह बैठेंगे वो तो देखना पड़ेगा कि कितने विधायक लेके सचिन पायलट बाहर निकलते हैं। लेकिन बीजेपी क्या उनको आउटसाइड सपोर्ट दे सकती है? वो भी हो सकता है, क्योंकि सचिन ने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी मुझे ज्वाइन नहीं कर रही है या नहीं। तो ये एक तरह से एक फॉर्मूला हो सकती है जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कांग्रेस को इसका भी काफी डर है। वैसे उन्होंने कहा कि सचिन हमसे भी बात कर रहा है, लेकिन सिंधिया से भी बात कर रहा है। अफवाह भी है कि आज शायद नड्डा से मिलने, उन्होंने ओम माथुर से बातचीत की है। तो सब खेमे से सचिन पायलट इंडिपेंडेंट की तरह बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति में प्रिया मैम एक बात कही जाती है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, और ये पोस्चरिंग किस जगह की जा रही है ये भी बहुत ज्यादा मायने इसके भी होते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे होटल पॉलिटिक्स की बात करूंगा, मैं आपसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करूंगा। वही रिजॉर्ट होटल पॉलिटिक्स जो कर्नाटक में मैंने और आपने देखी है, जो एमपी में भी देखी है, राजस्थान में भी नजर आएगी। तो ऐसे में ये होटल पॉलिटिक्स राजस्थान की राजनीति को कहां लेकर के जा रही है ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपने टच पैनल हेडक्वार्टर्स चलते हैं। टच पैनल स्टूडियो हमें यह बताएगा कि समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं, और साथ ही इन समीकरण में कहां पर खड़े हैं अशोक गहलोत, और सचिन पायलट का भविष्य किस तरीके का नजर आ रहा है। सचिन पायलट
जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से 40 मिनट मुलाकात की। सचिन पायलट, जिन्हें एसओजी ने नोटिस दिया। सचिन पायलट, जिनका यह दावा है कि 30 कांग्रेस के विधायक उनके साथ में हैं। चलिए लेकर के आपको चलते हैं हम अपने टच पैनल स्टूडियो, जो आपको यह बताएगा कि अभी विधानसभा की स्थिति क्या है और अलग अलग समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा को यहां पर हमारे टच पैनल पर उतारा जाए। ठीक है, अभी राजस्थान में विधायकों की संख्या यानी कुल विधानसभा सीटें हैं 200। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा बनता है 101, यानी हाफ से एक ज्यादा, जो अमूमन संवैधानिक दृष्टि से 101 का बनता है। अभी कांग्रेस कहां पर है और अभी बीजेपी कहां पर है? कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं, यानी कि बहुमत से 6 ज्यादा हैं। निर्दलीय 12 और बाकी 6 भी अगर इनके साथ में जुड़ते हैं, कुल मिला जुलाकर के आंकड़ा बन जाता है 125। 125 का मतलब ये, जो अभी कांग्रेस के एक विधायक आपको टीवी स्क्रीन पर दावा कर रहे थे ना कि हम पहले भी 125 थे और अभी भी 1-2 इससे ज्यादा आगे पीछे हो जाएंगे, इससे ज्यादा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसे में बीजेपी अभी कहां पर खड़ी है? बीजेपी के अपने हैं 72 विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये पार्टी है हनुमान बेनीवाल की। हमें इससे पहले कि समीकरण बताएं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सियासी हलचल के बीच राजस्थान से बहुत बड़ी खबर यह है कि सीएम गहलोत के समर्थकों के घर पर आयकर के छापे। 2 समर्थकों के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। अभी की यह बड़ी खबर है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर पर आयकर टीम की छापेमारी हो रही है। यानी मैंने कहा था ना, बहुत बार सियासी शतरंज की ढाई चाल जो होती है ना, समझ के फिर से अलग और आगे निकल जाती है। सियासी हलचल के बीच राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी, उनके सपोर्टर के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। 2 सपोर्टर्स के घर पर आयकर की यह छापेमारी चल रही है। अभी की यह बड़ी खबर है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर पर आयकर टीम की छापेमारी चल रही है। क्या दिनेश डांगी के पास हम इसी के साथ में चल सकते हैं क्या? दिनेश डांगी के पास चल सकते हैं क्या? दिनेश डांगी के पास में चलते हैं। दिनेश डांगी, ये 2 सपोर्टर्स अशोक गहलोत के साथ किस तरीके से जुड़े हैं? इसे महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता कि विधायक दल की बैठक है, सचिन पायलट का विद्रोह है और ऐसे में 2 समर्थकों के घर पर आयकर की छापेमारी चल रही है। दिनेश डांगी, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दिनेश, जी बिल्कुल धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट हैंड हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और थोड़े से कारोबारी कनेक्शन भी है यहाँ पर राजीव अरोड़ा के। तो मुख्यमंत्री आवास से 10 कदमों की दूरी पर धर्मेंद्र राठौड़ का बंगला है। हम वहाँ अभी जाने की कोशिश कर रहे थे। ये अभी आई है कि इनकम टैक्स की रेड हुई है और सर्चिंग जो है यहाँ पर जारी है। और बाकायदा दोनों इस तरह की जब सियासी उठाफटक होती है तो एक मैनेजर की भूमिका में एक विश्वस्त जो भरोसेमंद जो आदमी होते हैं, ये वो रणनीति को अंजाम देते हैं। और इन दोनों करीबियों के घर पर इनकम टैक्स रेड करना ये बताता है कहीं न कहीं अब केंद्र सरकार के इशारे पर यहाँ कुछ न कुछ होने जा रहा है। तो बहुत मुख्यमंत्री आवास से 10 कदमों की दूरी पर धर्मेंद्र राठौड़ है। उन्हें दिनेश डांगी ये बताते हुए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर यह कुछ बड़ा हो रहा है। एक बार ब्रेकिंग न्यूज फिर से दिखाएं, टच पैनल पर एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं, क्योंकि मुझे राजीव जेटली जी के पास में जाना है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सियासी हलचल के बीच राजस्थान से बड़ी खबर है। अशोक गहलोत के 2 सपोर्टर्स के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। 2 सपोर्टर्स के घर अभी भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। राजीव अरोड़ा नाम है, धर्मेंद्र राठौर नाम है, जिनके बारे में दिनेश डांगी ने यह बताया है कि अशोक गहलोत के राइट और लेफ्ट हैंड है। क्या हम राजीव जेटली के पास चल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली के पास में हम चलते हैं। समीकरण हम बाद में दोबारा से आकर के हम दिखाएंगे। राजीव जेटली जी, अपने मेन स्टूडियो में आते हैं। चलिए राजीव जेटली जी, ये क्या चल रहा है? अब ये मत कहिएगा ये सब कुछ कांग्रेस का आंतरिक मामला है। सचिन पायलट का दिल्ली आना, सचिन पायलट का दिल्ली से जाना, सचिन पायलट का 30 विधायकों के सपोर्ट का दावा करना, सचिन पायलट के विद्रोह की बात करना, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना, विधायक दल की बैठक का होना और विधायक दल की बैठक के ठीक 20 मिनट पहले अशोक गहलोत के 2 सपोर्टर्स के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। अब यह मत कहिएगा यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। राजीव जी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आपने कभी सुना था ऐसा कि किसी प्रदेश का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपनी एसओजी को के प्रति अकाउंटेबल होगा? हमने सोचा था शायद जो जनता से चुनाव व्यक्ति आता है उसका चुनाव विधानसभा करते, विधानसभा निर्धारित करती है कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आपने एजेंसीज को लगा दिया ये बताने के लिए कि अशोक गहलोत साहब की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। अब खाना अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं
कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मतलब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि आपकी कुर्सी बची रहे। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। एक कैबिनेट मंत्री ने इल्जाम लगाया था कि मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर बैठा रहता हूं, लेकिन मुझे 24 घंटे तक मिलने का वक्त नहीं दिया जाता। और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर जनता के अकाउंटेबल उनके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं और जनता को जाकर उनको जवाब देना होता है, वहां प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनसे ना मिले या प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनका अस्तित्व खत्म करने में लग जाए, तो आपको लगता है कि ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी चल सकती है, कोई भी सरकार चल सकती है और वो आपके सामने है परिणाम। ये कोई हमने इल्जाम नहीं लगाया, ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की मजबूरी हो सकती है कि उनके हम है सचिन पायलट, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन ऐसा माहौल बना देना मुझे लगता है ठीक नहीं है कि पूरी तरह से उनका खत्मा कर दिया जाए, उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाए। और युवाओं का भविष्य अगर वहां नहीं है तो युवा कहां जाएगा? युवा कहीं तो जाएगा जहां देश को आगे ले जाने की किसी के अंदर मंशा हो, देश को आगे ले जाने की ताकत हो। जेटली जी, अभी तो ये नहीं कह सकते ना कि युवा कहां जाएगा। युवा के लिए तो बिल्कुल अच्छा वाला स्पॉट है ना, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले ही रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खुले, सचिन पायलट के लिए खुले। और आपने ये कहा कि अपने ही लोगों की जांच आखिरकार अपनी सरकार बचाए रखने के लिए क्यों कराई जा रही है? भाई उनको तो पूरा अधिकार है ना। उन्होंने गोवा देखा है, कर्नाटक देखा है, मध्य प्रदेश देखा है और इसीलिए कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि किसी भी तरह की चीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना चाहिए और इसीलिए शायद अशोक गहलोत भी एसओजी जांच करवा रहे होंगे। इसमें गलत क्या है? और अगर सचिन पायलट ठीक हैं तो बिल्कुल कहे ना कि हाँ ठीक है, मैं जांच के लिए तैयार हूं। और अगर उसके बाद फिर निर्दोष साबित हो जाते हैं तो फिर जो फैसला करना है कर लेंगे। सचिन पायलट साहब को अशोक गहलोत साहब ने नहीं चुना है, सचिन पायलट साहब को राजस्थान की जनता ने चुना है। सचिन पायलट का चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ा गया था, वो मजबूरी हो सकती है। या आप ये देखिए, कमला है कांग्रेस पार्टी के पास, उसमें बहुत सारे नेता है, उसमें आवाज उठाई जाती है जब प्रदेश का चुनाव हो जाता है करवा के कि भाई 50 साल से कम उम्र के अंदर रहे, 50 साल से बाहर जितने लोग हैं वो बाहर निकले। 50 साल से ऊपर के लोगों को मौका इसलिए देना है क्योंकि राहुल गांधी के हम उम्र जो है उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते अभी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, वही भी व्यक्ति जो जनता द्वारा चुना गया है वो अपने जनता को जवाब दे कि ना दे, वो विधायक क्या कहे? हमारी मुख्यमंत्री यहाँ सुनवाई नहीं होती है। ठीक है राजीव जेटली, हमारी मजबूरी। दोबारा आपके पास में आता हूँ, प्रेम कुमार जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन रजत के पास जाना बेहद जरूरी है। रजत, आपके पास इनपुट क्या है? क्योंकि सचिन पायलट के दिल्ली स्थित घर पर ही आप खड़े हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी वहां के बारे में पिछले 12 घंटे का अपडेट क्या है? दिनेश डांगी के पास जा सकते हैं। दिनेश डांगी के पास बड़ी जानकारी। सचिन पायलट दिल्ली में ही है और जो उनका, एक मिनट रजत रुके। दिनेश डांगी के पास में बड़ी जानकारी है, जल्दी बोलें दिनेश, जल्दी बोलें। जी बिल्कुल धर्मेंद्र राठौड़ के जो करीबी का ये फ्लैट है, 801 नंबर आप देख सकते हैं, 801 नंबर फ्लैट है। इसको बाकायदा इनकम टैक्स की टीम ने सीज कर दिया और इनकम टैक्स के जो अधिकारी है अब अंदर मौजूद है। सुबह से यहाँ पर रेड की कार्रवाई को गुप्त रूप से अंजाम दिए जा रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 सुरक्षा कर्मी है, वो भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और हम जैसे तैसे यहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, उनको लगा दिया गया है। अभी भी जो है धर्मेंद्र राठौड़ बताए जा रहे हैं कि अंदर है और इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। मीडिया को बिल्कुल फ्लैट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और पिछले 2 घंटे से गुप्त रूप से ये सर्चिंग की जो कार्रवाई है यहाँ पर जारी है। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के बाकायदा 2 सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं, इनको तैनात किया है। और मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर ये उनका फ्लैट है, 801 नंबर और 8वीं जो मंजिल है वहां पर पहुंचे। हम हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर पहुंचे तो आप देख सकते हो कि जैसे दिनेश मैं चाहूंगा कि तस्वीरों के साथ ये बहुत बड़ी जानकारी देते हुए तस्वीरों के साथ में दिनेश डांगी हमें ये बताएं कि ये धर्मेंद्र राठौड़ कौन है, राजीव अरोड़ा के बारे में भी जानकारी दें, किस तरह से कांग्रेस से कनेक्ट है, किस तरह से अशोक गहलोत के साथ में कनेक्ट है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। दिनेश के पास में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर। दिनेश, ओवर टू यू। खबर बताएं भी और तस्वीरें दिखाएं भी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र राठौड़ है जो पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है और उन्हें बीज निगम का जो है
के चेयरमैन भी बनाया गया था। और जब राजस्थान में अन्य राज्यों के विधायक आते हैं बाड़ेबंदी के लिए, आपने देखा महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के आए, तो उनको किस तरह एयरपोर्ट से लेकर होटल तक शिफ्ट करना, अन्य उनके इंतजामात करना। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मैसेज की सियासत करते हैं, उन्हें जादूगर के साथ मैसेज का जादूगर, रणनीतिकार भी कहते हैं। तो ऐसे धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा जैसे कई नेता है, उनकी जो पर्सनल टीम है कि वो इस हाथ से उस हाथ को कई चीजों की भनक नहीं लगने देते और कई तरह का जो है मैनेज होने का वो काम करते हैं, अच्छी तरह से हैंडलिंग वो चीज़ों को करते हैं। और ये वो लोग हैं जो अशोक गहलोत की ताकत है, यानी उनके लिए जीने मरने या ऐसी कस्में खाते हैं वो ये लोग हैं और बहुत ही करीबी लोग हैं। ये गुपचुप यानी पूरे राजस्थान में रहते हैं, हर मंत्री के कामकाज, ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई। ये जो जहां पर छापेमारी चल रही है, एक बार बताना चाहूंगा जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, अभी के लिए भारत की सबसे बड़ी खबर है। दिनेश, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बने रहिएगा। आप स्क्रीन पर कैमरा मूव करके एक एक जानकारी, एक एक तस्वीर दिखाते रहें। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 करीबियों के घर पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर से अभी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी दिनेश डांगी। एक बार मैं चाहूंगा लॉबी से लेकर के गेट से लेकर के सीढ़ियों तक एक बार हमें पूरी तस्वीरें दिखाएं आप, और यह भी बताइए कि कितने लोगों की टीम है जो कि रेड करने के लिए आई है, और साथ ही यह भी बताएं कि क्या धर्मेंद्र राठौर, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है राजस्थान सरकार में, क्या उनका कोई बिजनेस भी है? जी बिल्कुल, वो पहले सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन फिर जो उन्होंने वीआरएस लेके पूरी तरह से मुझसे अशोक गहलोत के साथ जुट गए और अपने आप को उन्होंने अशोक गहलोत को समर्पित कर दिया था। इतने उनके वफादार है, भरोसेमंद है। अब मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ इस फ्लैट में। यहाँ से जो मुख्यमंत्री आवास है, यानी अशोक गहलोत का जो आवास है, वो चंद कदमों की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। यानी इस सियासी गलियारे में उनका फ्लैट है और बगल में इस तरह इनकम टैक्स जो टीम है उसकी एंट्री हुई है। कह सकते हैं कि अब राजस्थान के सियासी भूचाल में छापे मार की जो कार्रवाई है उसकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। एक नया मोड पल पल में बदलता जा रहा है और पिछले 4 दिन से हर राजस्थान की छापामार पॉलिटिक्स है, एकदम ठीक कह रहे हैं। तो उनसे चंद दूरी पर ये उनका जो फ्लैट है, ओके ठीक है, चंद दूरी पे, यानी आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री आवास के बगल पर और मुख्यमंत्री के इतने बेहद करीबी नेता है और उनके घर पर इनकम टैक्स रेड हो जाती है। और इनकम टैक्स जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। तो राजस्थान सरकार में तो ऐसा कोई विभाग नहीं था जो धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते, लेकिन उनका इतने पैसे वाले नहीं। ठीक है दिनेश डांगी, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। दिनेश डांगी, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। 10:16 हो रहे हैं। ठीक 14 मिनट पहले विधायक दल की बैठक के 14 मिनट पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के 2 करीबियों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। वो 2 करीबी जो आंख कान कहे जाते हैं अशोक गहलोत के, जो दायां और बायां हाथ कहे जाते हैं अशोक गहलोत के। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास से चंद मीटर के फासले पर यह फ्लैट है जहां पर छापेमारी जारी है। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ 12 घंटे में बताएंगे रजत राकेश टंडन। रजत, सचिन पायलट के दिल्ली स्थित घर पर अभी आप हैं। पिछले 12 घंटे में यहां की पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या रही है? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में ही है, एनसीआर में, और ऐसा क्लेम कर रहा है सचिन पायलट का ऑफिस, और सचिन खुद क्लेम कर रहे हैं कि लगभग 25 से 30 विधायक जो है वो इंडिपेंडेंस जोड़कर वो सचिन पायलट के संपर्क में है, वो एनसीआर में है, और उनका ये दावा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। कल इस बात की खबर थी कि राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट मुलाकात करने नहीं गए। देर रात 10 बजे तक मैं खुद राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद था, लेकिन सचिन पायलट वहां पर नहीं आए, मुलाकात नहीं आए। उसके बाद यह भी एक खबर आई कि शायद यहां से जो पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और अजय माखन, उनके साथ सचिन पायलट जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन वो लोग भी अकेले गए, रात में वहां विधायकों से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में 2 बजे करी, लेकिन सचिन पायलट साथ में नहीं थे। सचिन पायलट दिल्ली में ही है। सचिन पायलट ने इंडिया न्यूज से बातचीत में, जैसा कि आपने कहा, प्रिया सहगल से कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर राशिद 10:30 बजे बैठक शुरू होती है, सचिन पायलट और विधायक वहां नहीं मौजूद होते हैं, इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट मुड़ के नहीं देखेंगे। मेरी जानकारी राशिद बिल्कुल यही है कि सचिन पायलट फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। बीजेपी से लगता है गो अहेड नहीं मिला है सचिन पायलट को, इसीलिए शायद अभी वो बैठे हुए हैं। जैसे ही गो अहेड मिलेगा
फिलहाल इसकी उम्मीद बहुत कम है कि सचिन पायलट वापस अशोक गहलोत को अपना बॉस मानेंगे। ठीक है, एक और बड़ी खबर मुझे लगता है कि मेरे एडिटोरियल के सहयोगियों को ब्रेक करनी चाहिए, जो कि रजत राकेश टंडन ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल अभी तक सचिन पायलट को नहीं मिला है और यही वजह है कि सचिन पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन समीकरण क्या बन रहा है? टच पैनल स्टूडियो मेरे ख्याल से एक बार हमें जाना चाहिए और राजीव जेटली जी आप भी रहें और प्रेम कुमार जी आप भी हमारे साथ में रहें। बहुत तेजी के साथ में हम अपने टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और टच पैनल स्टूडियो में यह बताएगा कि किन किन समीकरणों को लेकर के अभी सचिन पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में है। यहां पर डाला जाए पहला समीकरण, अगर सचिन समर्थक 30 एमएलए विधायक की छोड़ दें तो ऐसे में क्या होगा? बहुमत की संख्या 200 में से 30 आप घटा दें 170 और ऐसे में बहुमत की संख्या हो जाएगी 86। समझिएगा आप, सचिन पायलट का दावा 30 एमएलए उनके समर्थन में है। विधानसभा की स्थिति है 200 में से ये 30 घटा दें, विधानसभा रह जाएगी 170 की, बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 86। कांग्रेस के अभी हैं 107, ये 30 जो सचिन पायलट के साथ में जा रहे हैं 107 में से 30 घटा दें तो ऐसे में 77 रह जाएंगे कांग्रेस के, और अगर कांग्रेस के 77 रह जाते हैं तो ये बहुमत से 9 हो जाते हैं कम। तो ऐसे में अशोक गहलोत क्या करेंगे? क्या इन निर्दलियों को साथ में लेकर के आएंगे? बड़ा सवाल है। बीजेपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यह है नगौर वाले हनुमान बेरीवाल की, और इनके साथ में बीजेपी के पास है 75, बहुमत से 11 हो जाएंगे कम। और क्या ये इन 18 निर्दलियों और बाकियों को मनाने में सक्षम हो पाएंगे? और ऐसे में ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत बहुत मजबूत है ऐसी टैक्टिक की जब भी कभी जरूरत पड़ती है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण गिराया जाए टच पैनल पर, निर्दलीय और अन्य अगर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा? अगर मान लीजिए 30 कांग्रेस के छोड़ देते हैं, 18 जो निर्दलीय और अन्य है बीजेपी के साथ में चले जाते हैं तो क्या होगा? अब ऐसे में सदस्यों की संख्या 200 में से 30 घट करके रह जाएगी 170, बहुमत का आंकड़ा फिर से हो जाएगा 86, कांग्रेस के रह जाएंगे 77, बहुमत से 9 कम। और अगर बीजेपी और आरएलपी का जो गठबंधन है राजस्थान में, उनके साथ में सारे ये 18 आ जाते हैं तो फिर 93, यानी फिर ऐसे में बहुमत से 7 ज्यादा बीजेपी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी इसी स्थिति को निहार रही है अभी के लिए, और सचिन पायलट के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है समीकरण नंबर 2 के लिहाज से, जैसा कि हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 क्या है? अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 में अगर विधानसभा की स्थिति सेम बनी रहती है, जैसे मैंने बताया ना, चेतन डूडा जैसे हैं, अबरार जैसे हैं, इसके अलावा 2-3 ऐसे विधायक हैं जिनका ये, राजीव बोरा जैसे हैं, जिनका ये कहना है कि सचिन पायलट के सपोर्ट में तो हम रहते हैं लेकिन हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। तो ऐसे में मान लीजिए कि कांग्रेस के विधायक इस्तीफा नहीं देते, विधानसभा की स्थिति रहती है 200, बहुमत का आंकड़ा रहता है 101, कांग्रेस 107, यानी बहुमत से 6 सीट ज्यादा, और बीजेपी और आरएलपी और अन्य, यानी अगर इनके साथ में 75 और 18, यानी बीजेपी और आरएलपी के 75 और ये 18 भी आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो भी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी रहेगी दूर। लेकिन इसके अलावा अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये भी देखें आप। सियासी हलचल के बीच राजस्थान से बड़ी खबर ये, जैसा कि अभी मैंने बताया था, सीएम गहलोत के समर्थकों के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। ये अभी की बड़ी खबर है, 2 समर्थकों के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। एक बार फिर से हम अपने मेन स्टूडियो आते हैं और चूंकि मेरे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, प्रेम कुमार जी के पास जाना बेहद जरूरी है। प्रेम कुमार जी, अभी तक जो भी हलचल चल रही है, 8 मिनट के बाद में विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है, अशोक गहलोत सरकार बचा पाएंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है ये जो घटना पूरी घटी है, इसे मैं इस रूप में देखता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एलएसी में बीजिंग जनता पार्टी का ये इनकर्सन है, ये घुसपैठ की कोशिश है। वो जो एक राजनीतिक जमीन है जो कि सचिन पायलट एंड कंपनी के रूप में वो खोज रही है बीजेपी, और इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है। सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ, 20 से 25 करोड़ रुपए का लेन देन किया जा रहा था, और जब ये बातें साबित हो रही हैं, जांच चल रही है, तो इस स्थिति में ये घटनाक्रम आगे बढ़ता दिखा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई भी जीतना चाहती है, इसलिए खुल करके सामने नहीं आ रही है, पर्दे के पीछे से वो सारे काम कर रही है, साम दाम दंड भेद, कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जा सके और अपनी सरकार को वो बना सके। ये बीजिंग जनता पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी से सीख करके कांग्रेस मुक्त भारत और देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, इस सिद्धांत के आधार पर ये मैदान में खड़ी है। और इस जी 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 नहीं प्रेम जी, ये क्या कह गए आप भाई? मेरा जो सामान्य ज्ञान है, जो मेरा अल्प ज्ञान है, इसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी है ना। ये क्या कह गए आप? भारतीय जनता पार्टी है ना, ये क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं बीजिंग जनता पार्टी कह रहा हूँ, मैं बीजिंग जनता पार्टी कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से जेटली जी को रिवर्ट करना चाहिए। कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से जेटली जी को रिवर्ट करना चाहिए। जेटली जी आपके ऊपर आ रहा हूँ। जाकर के ओके ठीक है, यही उन्होंने ओके ठीक है, ओके सर ठीक है, पार्टी सिस्टम देश में बनाए। ओके सर ठीक है। मेरे ख्याल से जेटली जी आपको रिवर्ट करेंगे। जेटली जी आपके ऊपर आरोप, एक राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आप लोग बीजिंग जनता पार्टी हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं। जवाब दें। नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ, या तो मेरा ज्ञान कम है या आपके इनपुट ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, इसकी पक्ष का कांग्रेस का पक्ष किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि आप विशेषज्ञ के तौर पर बिठा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बिठाए तो ज्यादा बढ़िया। आप ये देखिए, अभी तक हम तो पैनल पे बैठे, हम तो चर्चा कर रहे हैं। आपने चैनल पे बुलाया, डिबेट में हम चर्चा करने के लिए बैठे, लेकिन लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, या कांग्रेस की अपनी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई? कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी में है? कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं? सारे घोड़े भाग जाएंगे हमारे, अगर यही हालात रहे तो, नहीं संभाल पाए तो। ये कांग्रेस पार्टी के मुशाब ने जेटली जी, केवल एक ही बात कही है। आपकी आवाज में, जेटली जी आपकी आवाज में कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और आपकी आवाज ठीक करवाने की हम कोशिश करते हैं अपने टेक्निकल टीम से, लेकिन उससे पहले अजीत मंडोला जी के पास में चलते हैं। अजीत जी, विधायक दल की बैठक को अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और उससे पहले जो भी जयपुर में चल रहा है वो आपने जान लिया, दिल्ली में क्या चल रहा है ये भी आपने जान लिया। सचिन पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में है, राजस्थान में संभावित क्या है आपके नजरिए से? अब मैं आपको आज बहुत क्लियर कर दूं, अब ये लड़ाई सचिन पायलट इसमें बहुत पीछे चले गए हैं। आज जिस तरीके से राठौर अरोड़ा जी के यहाँ छापे मारे गए हैं, ये साफ हो गया कि लड़ाई अब कांग्रेस बनाम मतलब कह सकते हैं कि अमित शाह मोदी हो गई है। अब इसमें ये झगड़ा जो है फरवरी मार्च से शुरू हो गया था। ये मतलब जम्मू कश्मीर की राजनीति इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, और जो इन्होंने जो 6-8 महीने में पूरे इनपुट तैयार करे हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने, वो कांग्रेस आला कमान को सौंपे हैं। उसके बाद ही ये इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने करा है। मतलब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई हैं। अब ये लड़ाई केवल मुख्यमंत्री गहलोत बनाम सचिन नहीं रह गई है, या आप ये सीधे सीधे मान लें भारत सरकार भी इसमें कूद पड़ी। आज जिस तरीके से छापेमारी हुई है, अगर ये छापेमारी सही है और इस तरीके से अगर छापेमारी होती है तो अब ये लड़ाई बहुत कांग्रेस बनाम बीजेपी की आर पार की लड़ाई है। सचिन पायलट इसमें पीछे चले गए हैं। सचिन पायलट एक मोहरा बने थे। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को छोड़ा गया था, और ये कहा गया था कि उसमें शर्त यही थी कि सचिन पायलट समझदारी से 30-32 एमएलए को लेके आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि मध्य प्रदेश में तो गोपनीय तरीके से विधायक को लाया गया और वो अजीत जी आपको रोकना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पूनिया कुछ कह रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं। पांडे जी ने स्पष्ट किया कि इस मीटिंग में ये सीएलपी की कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक है और व्हिप जारी किया गया है, और बिना किसी स्पष्ट कारण के औचित्य के अगर कोई गैरहाजिर रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है इसका। सर, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और उन्होंने एक तरह से सचिन पायलट को लेकर के कहा कि कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है उनकी। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति वो सबको जाहिर है, तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। पीएल पुनिया को सुन रहे थे आप। पीएल पुनिया का ये कहना है कि सचिन पायलट अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं और कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से सभी को सुना जाता है, लेकिन अब सचिन पायलट चूंकि भाजपाई हो गए हैं, लिहाजा सीधे तौर पर पीएल पुनिया सचिन पायलट पर वार करते हुए। प्रिया सहगल मेरे साथ में है,
जेटली जी मेरे साथ हैं, अजीत मेंदोला और प्रेम कुमार जी के साथ भी बातचीत होगी। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम रजत राकेश टंडन और दिनेश डांगी के जरिए लेंगे। राजस्थान सुबह के ठीक 10:30 बजे हैं। अभी की बड़ी खबर यह है कि सियासी हलचल के बीच राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। 2 समर्थकों के घर आयकर विभाग की यह छापेमारी चल रही है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के यहाँ इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। पिछले 2 घंटे से यह छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री आवास से चंद मीटर की दूरी पर यह घर है जहां गहलोत के करीबी 2 लोगों के घर पर छापेमारी चल रही है। धर्मेंद्र राठौर, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, उनके घर पर यह छापेमारी चल रही है। राठौर के घर इंडिया न्यूज की टीम भी मौजूद है। दिनेश डांगी वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। सीधे दिनेश डांगी का रुख कर लेते हैं। जयपुर से मेरे साथ में है दिनेश डांगी। मुझे ये बताएं कि 2 जगह जहां इनकम टैक्स की रेट चल रही है वहां का अपडेट क्या है, और चूंकि 10:30 बजे का वक्त था विधायक दल की बैठक का, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स रेड की जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ चुका है। 2 नहीं यानी तीसरी जगह भी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। जिस होटल फेयरमाउंट का हम जिक्र कर रहे थे, जहां बाड़ेबंदी इनकी घेराबंदी विधायकों की होनी थी, वहां पर भी इनकम टैक्स की सर्चिंग शुरू हो गई है। और इस फेयरमाउंट होटल में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और अन्य रिश्तेदारों की पार्टनरशिप है। सीधे सीधे उनका लिंक यहाँ पर बताया जा रहा है। तो होटल फेयरमाउंट जो दिल्ली रोड स्थित है, जहाँ घेरेबंदी ब्रेक कीजिए इस खबर को, ब्रेक कीजिए इस खबर को। अभी की सबसे बड़ी खबर है ये, दिस न्यूज शुड बी ब्रोकन। ब्रेक कीजिए इस खबर को, तुरंत ही ब्रेक कीजिए स्क्रीन पर। तीसरी जगह छापेमारी, फेयरमाउंट होटल में छापेमारी। अभी की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक के ठीक पहले ब्रेक दिस न्यूज। अभी ब्रेक कीजिए इस खबर को। फेयरमाउंट होटल में भी छापेमारी चल रही है, यानी अशोक गहलोत के 2 साथियों के 2 करीबियों के घर पर छापेमारी चल रही थी। और अब फेयरमाउंट होटल, जहां पर विधायकों को ठहराया जाना था, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जहां पर हिस्सेदारी है, वहां पर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दिनेश डांगी, आगे की जानकारी। ब्रेक करें इस खबर को। फेयरमाउंट होटल में भी छापेमारी चल रही है, ब्रेक करें तुरंत। बिल्कुल ये बताया जा रहा है जी बिल्कुल, ये होटल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों की बताई जा रही है। उनके दूर के रिश्तेदारों की उसमें जो है शेयर कैपिटल है, उसमें हिस्सेदारी बताई जा रही है। ये भी एक खबर निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। तो जहाँ विधायकों की घेरेबंदी मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी, अब जो उनके करीबी लोग हैं या जो कह सकते हैं अन्य जो संस्थान है, वहां पर इनकम टैक्स रेड मारती जा रही है। और विधायक दल की बैठक से पहले इनकम टैक्स की यह छापेमारी कार्रवाई है, वो आखिर क्या कहती है। हालांकि अभी कोई इसके खिलाफ बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में अभी जुटी हुई है। पूरा फोकस जो सरकार को सेफ, महफूज और सुरक्षित रखने में उस पर हुआ है। पिछले 2 घंटे से जो है गुप्त रूप से ये कार्रवाई यहाँ पर जारी है। और अब से थोड़ी देर पहले जयपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली नेशनल हाईवे पर यह होटल है। शानदार 5 स्टार ये होटल है, जहाँ पर ठीक है, ये बड़ी खबर ब्रेक की जाए। जयपुर में पूरी स्क्रीन पर रखिए यही खबर। सीएम गहलोत के समर्थकों के घर पर अभी तक आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी, लेकिन अब होटल फेयरमाउंट में भी इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हो गई है। अभी की बड़ी खबर, फेयरमाउंट होटल में भी आयकर विभाग की छापेमारी, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हिस्सेदारी है। फेयरमाउंट होटल में भी आयकर विभाग की छापेमारी, यानी 3 जगह इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल मेरे साथ में है। प्रिया जी, बहुत ही खाटी हिंदी लैंग्वेज में राजनीति में एक बात कही जाती है, गेम हो गया, कांड हो गया, खेल हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ा गेम हो गया? और ये गेम जयपुर से नहीं हुआ है, दिल्ली से हुआ है। बिल्कुल सही है, जैसे कि मंडोला जी ने कहा था, अब गेम सचिन पायलट के हाथ से चला गया है। अजीत जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रिया जी एक बार जवाब देती हैं, प्रिया जी का जवाब पूरा होता है, फिर अजीत जी बोलेंगे। हाँ, जैसे कि रशीद आप कह रहे थे, बिल्कुल सही है, गेम ओवर हो गया, गेम अभी हायर लेवल पे चला गया है। बिल्कुल, अब अमित शाह और प्रधानमंत्री उस लेवल पे चला गया है। अब ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत का खेल नहीं है, अब ये बीजेपी और कांग्रेस का बिल्कुल खेल हो गया है। अब इसके बाद ये देखना है कि अब बीजेपी अशोक गहलोत के विधायक को भी टारगेट कर रही है। उनके फेयरमाउंट होटल, जहाँ पे गहलोत के बेटे का स्टेक है, वहाँ भी उन्होंने छापा मारा है। अब बीजेपी फिर से सचिन पायलट को मनाने की कोशिश करेगी कि नहीं। सचिन पायलट ने यह बयान दे के कि मैं बीजेपी
बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा, उन्होंने अपना नेगोशिएटिंग जैसे कहते हैं टैक्टिक्स भी थोड़ा रेज कर दिया है कि उनका प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। तो वो नेगोशिएशन टैक्टिक भी हो सकती है कि सचिन पायलट अभी अपने ऑप्शन सब देख रहे हैं, कांग्रेस से तो बाहर है, वो बिल्कुल क्लियर है। ओके मैम, प्रिया जी ने एक नया एंगल दे दिया है। अजीत मंदोला जी, ये जो छापेमारी की जा रही है इसका रिमोट किसके पास है? रिमोट कहां पर है ये? मैं आपको वही मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखो, इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस होटल में वैभव गहलोत की हिस्सेदारी है, थोड़ा हमें इसको देखना होगा। ये कह सकते हैं कि इस होटल में विधायकों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए वो वहां पर छापेमारी की गई है। मैं अब सचिन पायलट, मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं, जिस दिन अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी शनिवार को, उसी दिन पूरी पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और सारी जानकारी। ये झगड़ा अब सचिन पायलट बनाम गहलोत रहा ही नहीं है, ये तय हो गया था कि ये मामला जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ा है। थोड़ा सचिन पायलट राजनीति नहीं कर पाए, वो अपने विधायकों को ढंग से नहीं उठा पाए, क्योंकि वहां पे अशोक गहलोत एक माने में दिग्गज राजनेता हैं। वो एक एक चीज को बारीकी से जनवरी फरवरी से ही देखने लगे थे, क्योंकि जैसे ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जेल से रिहा करे गए थे, नजरबंद से हटाई गई थी उनकी नजरबंदी, तब से ये खबरें आने लगी थी कि कहीं न कहीं इसके पीछे डील हुई है। ये मध्य प्रदेश के साथ ही डील ने होना था, लेकिन अशोक गहलोत बराबर बारीकी नजर बनाए थे, इसलिए कामयाब नहीं हो पाए। और सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। और आज ये बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी इस मामले में मैदान में कूद पड़ी है। कल तक बीजेपी के नेता बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस का घर का झगड़ा है, ये इसमें कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का, लेकिन आज छापेमारी से ये बात साबित हो गई है कि अब लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी है। और इसके आने वाले दिनों में इसको आप देखेंगे कि और आक्रामकता आएगी कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। अगर आज अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है अजीत जी, ठीक है, एक बार ग्राउंड जीरो मुझे जाना बेहद जरूरी है। अजीत जी, मुझे एक बार ग्राउंड जीरो जाना बेहद जरूरी है। दिनेश डांगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश डांगी, राजनीति की इससे बड़ी और इससे गर्मागर्म एक्शन पैक्ड मूवी नहीं हो सकती आपके पास आते हुए। छापेमारी कितनी जगह पर चल रही है, अभी तक आपके पास अपडेट क्या है? और जरा सा फेयरमाउंट होटल के बारे में हमें और भी जानकारी दें, और विधायक दल की बैठक में कितने विधायक पहुंचे हैं हमें यह भी बताएं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पर अपडेट खबर की बात करें तो अब तक 25 विधायक टोटल यहां पर पहुंच चुके हैं। और जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, अब विधिवत वो कांग्रेस के सदस्य हो चुके हैं। वो लगभग विधायक 6 थे, उनमें से 3 विधायक अभी यहां पर पहुंच चुके हैं, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुड्डा और दूसरे। अभी सब पर यहाँ एक एक हम वही नजरें वॉच कर रहे हैं जो पायलट गुट के भेद करीबी माने जाते हैं। और जिन 18-20 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी भी वो यहाँ नहीं पहुंचे। दिनेश, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया, दिनेश अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया, दिनेश डांगी थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे कि अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो भी फेयरमाउंट होटल से जुड़े हुए हैं। हालांकि अजीत मंदोला जी इस बात को कह रहे थे कि दोबारा से हमें शायद इसकी पड़ताल करनी चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया? दानिश अबरार वो विधायक आए जो दिल्ली थे। दानिश अबरार वो विधायक, ये वो दानिश अबरार जो विधायक है, दिल्ली गए थे। इनसे कड़ी पूछताछ यहाँ पर आला नेताओं ने की थी कि आप दिल्ली किन से मिलने गए थे, किन किन लोगों ने जो है आपको फोन किए थे। काफी अहम विधायक है। कल आकर उन्होंने सफाई पेश की कि हम कांग्रेस के झंडे में एक है। देर रात को इन्होंने एक बयान दिया कि सचिन पायलट पार्टी के एसेट है, उनकी सुननी चाहिए। ये इन्होंने दावा किया था कि हमें एक अच्छा नेता नहीं खोना चाहिए। ये इन्होंने एक देर रात चौंकाने वाला बयान दिया था इसी मुख्यमंत्री आवास के सामने। तो अब जो सचिन पायलट के गुट के दानिश अबरार का यहाँ पहुंचना सचिन पायलट गुट के लिए एक चौंकाने वाली और झटका देने वाली खबर है। ये बहुत उनके खास थे, कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 2 दिन दिल्ली में साथ थे। नहीं कर पाए सचिन पायलट शायद मैनेज नहीं कर पाए, सचिन पायलट शायद मैनेज नहीं कर पाए। इस खबर को भी ब्रेक किया जाए, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। दिनेश डांगी, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बने रहें, कैमरे के सामने आप रहें। आपने कई बड़ी खबरें आज ब्रेक की हैं। ये अभी की बड़ी खबर है, थोड़ी देर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और उससे ठीक पहले सचिन पायलट समर्थक विधायक भी अशोक गहलोत के घर पहुंचे हैं। वो विधायक जिनका नाम है दानिश अबरार, सचिन समर्थक दानिश अबरार भी सीएम आवास पहुंचे हैं। यानी सचिन पायलट
मैनेज नहीं कर पाए। सचिन पायलट को तो लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत आसानी से बन जाएंगे। सचिन पायलट को लगा था कि बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ये बात कही जाती है अशोक गहलोत को पछाड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राजस्थान की राजनीति में ऐसा कहा जाता है। अब मुझे ये बताएं दिनेश डांगी, मुझे ये बताएं, दानिश अबरार आ गए हैं, मैं 2 नाम और भी लेना चाहूंगा, चेतन डूडी और रोहित बोहरा। इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में ये डटे हुए थे और ये दोनों ही सचिन पायलट के सपोर्टर्स हैं। दानिश अबरार आ गए हैं, चेतन डूडी और रोहित बोहरा के बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, दोनों कल ही जयपुर आ गए थे और हमने एक्सक्लूसिव ब्रेक भी की थी कि ये तीनों विधायक आ चुके हैं, लेकिन दानिश अबरार उनके बहुत खास थे, तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी यहाँ पर होगी। महेश जोशी सरकारी मेरे को किसी काम से जाना है दिनेश जी, मैं लेट हूँ यार। मेरे को तो किसी काम से जाने दो, मेरा कोई पॉलिटिकल काम। पूरी तरीके से सुरक्षित है सरकार। इनकम टैक्स से छापे गए, आप इनकम टैक्स वालों से पूछिए छापे किसके इशारे पे मारे, किसके इशारे पर पड़े? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के इशारे पर पड़ रहे हैं यार। तू चल भाई, मेरे को वापिस आना यार, मेरे को वापिस आना, मेरे को वापिस आना यार। चल भाई चल, तू चल यार। मैं यहाँ दिनेश जी यहीं रुक जाऊंगा, मेरी बात सुन। नहीं, बहुत लोकतांत्रिक काम है, हिटलर शाही का काम है सर। थोड़ा सा यार, मैं रोको ना यार, मेरी मीटिंग मेरे को 11 बजे वापिस मीटिंग। चल भाई प्लीज। तो बिल्कुल कुछ भी यहाँ कहने से जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मुख्य सचेतक है, ये पूरी तरह से जो व्हीप जारी हुआ था कि आपकी सदस्यता खतरे में हो जाएगी, ये वो महेश जोशी है और इन्होंने साफ कहा कि केंद्र के इशारे पर इनकम टैक्स की रेड की कार्रवाई की है और अपनी कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या करती है आरोप लगाते, उस पर यहाँ पर केंद्र सरकार जो है उनके इशारे पर यह कार्रवाई की गई है, सीधा आरोप। दिनेश डांगी, दूसरा मुझे ये बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे समझना ये चाह रहा था, जिस फेयरमाउंट होटल के बारे में आपने बताया था कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के साथ भी इसके टर्म्स हैं, यानी होटल के फंडामेंटल्स के साथ में टर्म्स हैं, इसके बारे में थोड़ी और रोशनी डालें, थोड़ी और जानकारी दीजिए। जी देखिए, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब सरकार ने एक जांच कराई थी, आरोप लगाए थे कि इस होटल में जो हिस्सेदारी और शेयर है वो वैभव गहलोत के हो सकते हैं और मलेशिया से जो कुछ लिंक है वो भी जोड़े थे, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे थे। भाजपा नेता आरोप और ऐसा दावा करते हैं कि इसमें वैभव गहलोत की हिस्सेदारी और साझेदारी, हालांकि उनके आरोपों में दावों में कितना दम है ये जांच करने वाली बात है, लेकिन राजस्थान में आम जन में ये चर्चा रहती है कि ये वैभव गहलोत या फिर किसी उनके जो परिचित है उनकी इसमें हिस्सेदारी हो सकती है। ये आरोप और चर्चा का विषय है, दावा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं क्या? लिंक है। राजीव जेटली जी हाँ है हमारे साथ। राजीव जेटली जी, ये क्या होने लगा, ये एकाएक इनकम टैक्स की छापेमारी? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ आपके चैनल पे बहुत देर से, थोड़ी देर और दिखाते जाइए, पता नहीं कितने करोड़ और बात निकलेंगे, कौन कौन से होटल है, कौन से रिजॉर्ट है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, ये आपकी रिपोर्टिंग में ही आ जाएगी निकल के अभी बाहर। ये अशोक गहलोत साहब के भतीजे के कहाँ पे होटल है, उनके ससुर का कहाँ पे होटल है, उनकी पुत्रवधू का कहाँ पे होटल है, ये बहुत सारी जानकारी मैं इसलिए आराम से देख रहा हूँ। आप सब 24 घंटे में कैसे हो गया जेटली जी? सब 24 घंटे में कैसे हो गया? 24 घंटे में ही सचिन पायलट जो है विद्रोही हो गए। सचिन पायलट ने दिल्ली से लेकर के जयपुर तक बवाल काट दिया। 24 घंटे के अंदर ही सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन की बात कह दी। 24 घंटे के अंदर ही विधायक दल की बैठक भी बुला ली गई और 24 घंटे के अंदर ही विधायक दल की बैठक के ठीक 20 मिनट पहले छापेमारी होने लगी। नहीं, ये चिंगारी तो पहले की लगी हुई थी, बारूद पड़ा था वहां पर, और ये जिस तरीके के हालात बने थे ये आज के हालात नहीं है। जब आपने देखा अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री जब बनाया गया उस वक्त भी पूरी राजस्थान की जनता ये कह रही थी कि अगर मैंडेट दिया किसी को तो सचिन पायलट साहब को दिया था। सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि मजबूरी है, ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, ये केवल सचिन पायलट नहीं, आप पूरे लिस्ट उठाकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है। आज आप सिर्फ इतना बोल के देखिए कि मेरी भी मंशा है कि मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं कांग्रेस पार्टी से, आप देखिए आपको क्या वहां पर हश्र होने वाला है, आपका शायद नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा।
और यही काम उनके साथ भी हो रहा था। खैर ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, कांग्रेस ठीक है, किसको जीवित ठीक है। रखना चाहती है, किसका राजनीतिक अस्तित्व। राजीव जेटली जी का ये कहना है कि कई ऐसे युवा नेता हैं जो कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और राजीव जेटली जी शायद इशारों में ये भी बात कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस में जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, अगर पार्टी बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो फिर उनके लिए मौके और भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन खबर यह है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूंकि विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसके ठीक पहले छापेमारी हो रही है फेयरमाउंट होटल में, जहां के बारे में यह कहा गया था कि कांग्रेस के तमाम विधायक दल की बैठक के बाद वहीं पर जाने वाले हैं। अशोक गहलोत के 2 अहम सहयोगियों के घर भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। राजस्थान की राजनीति की हर एक हलचल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है जयपुर में, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की, और यह छापेमारी अशोक गहलोत के 2 करीबियों के घर पर चल रही है। पायलट समर्थक प्रशांत बैरवा भी बैठक में पहुंचे हैं, और इसके अलावा दानिश अबरार, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, दानिश अबरार भी विधायक दल की बैठक में पहुंचे हुए हैं। राजीव जेटली जी, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, इतने राज्य तो आप लोगों ने ले ही लिए हैं, मेरा मतलब यह है कि कुछ जीत लिए हैं और कुछ ले लिए हैं अलग अलग वक्त पर। आपको लगता नहीं कि कम से कम राजस्थान तो रहने ही देना चाहिए था? और सचिन समर्थक कई विधायक भी अब विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं। अगर मैनेज नहीं हो पाया तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो जाएगी? समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रदेश जीता है, वो प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीता, वो किसी की व्यक्ति विशेष की मेहनत हो सकती है। हमने देखा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा बहुत मेहनत करी के अंदर चुनाव जितवाने के लिए, और उनके व्यक्तिगत जो प्रभाव था उससे काफी हद तक उनको सीटें मिली। अंत में हुआ क्या, फिर वहीं घूमकर हम वहीं आ जाएंगे। कहीं ना कहीं उम्र का जो बंधन है वो बीच में आ जाता है, और यही हालात राजस्थान के अंदर भी रहे। राजस्थान में भी सचिन पायलट, हम ये नहीं कह रहे हैं सचिन पायलट साहब कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी में ही है, और विरोध भी कांग्रेस पार्टी से ही है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है कोई विरोध, ना अशोक गहलोत साहब का है ना सचिन पायलट साहब का है। अच्छा, ये तो दोनों ही पार्टियों के अंदर काम करते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते। बस ये बता दीजिए, बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया पसंद आ गए, क्या बीजेपी को सचिन पायलट पसंद है या नहीं है? देखिए, जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरूं, तो उसे कहीं ना कहीं एक ताकत तो चाहिए, और वो ताकत ही छीनने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया है। ये इल्जाम हमने नहीं लगाया, ये तो सचिन पायलट साहब ने खुद लगाया है। और वो ताकत किस तरीके से खींची जा रही है या उनका अस्तित्व किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आपने बताया नहीं सचिन पायलट बीजेपी को पसंद है या फिर नहीं, हाँ या ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते तो मैं कहता आपको कि मुझे पसंद है या नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा सचिन पायलट साहब एक बेहतर इंसान है, लेकिन आप ये सोचें मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सचिन पायलट अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या लगता है, राजस्थान में बीजेपी को सशक्त करेंगे? ये तो बता दीजिए ना आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं की पार्टी है। आपने देखा हमारे तो अब जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी, और जो मापदंड तय किए गए हैं वो ये तय किए गए हैं कि उतनी उम्र से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने आप अंदाजा लगाइए कि युवाओं की पार्टी के अंदर युवा नहीं होंगे तो हम देश को आगे कैसे प्रोपेल करेंगे। हम चाहते हैं कि एनर्जेटिक युवा रहे हमारी पार्टी के अंदर। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। राजीव जी आपका शुक्रिया, प्रेम जी हमारे साथ पे रहेंगे, अजीत मेंदोला जी भी हमारे साथ पे रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। राजस्थान में क्या चल रहा है, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक हर रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे। सचिन पायलट खेमे की हलचल क्या है, विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट क्या है, जहां जहां पर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है वहां की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। समीकरण कितनी तेजी के साथ में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और हां, दिल्ली से अगर गेम हुआ है तो गेम किसने किया है, आयकर विभाग की छापेमारी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके पास में है, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ एक ब्रेक के बाद।